अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो सेल्स या बैटरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने इर्द गिर्द, उनकी परफॉर्मेंस, उनके आउटपुट के अंदर कमी आती रहती है। इसी तरीके से आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ जो अपना आउटपुट देती थी चार्जिंग का, वो नहीं दे पाती। और इसी तरीके से अगर हम बैटरी के अलावा बात करें किसी सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल भी बेसिकली एक ईएमएफ की सोर्स हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो उनका आउटपुट है वो भी जो है वो उतना नहीं रहता जितना कि इनिशियली था। एक्चुअली इन सब के पीछे एक इम्पॉर्टेंट वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारी बैटरीज होती हैं, सेल होते हैं या सोर्स ऑफ ईएमएफ होते हैं, उनमें इंटरनल रेजिस्टेंस में इजाफा होता रहता है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, क्यों है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एनालॉजी के ज़रिए इस बात को समझने से। मान लो कि एक हमारे पास टैंक है, ठीक है। इस टैंक के अंदर हमने फिल किया हुआ है वाटर को, एक ख़ास हाइट तक हमने जो है वो फिल किया हुआ है इस टैंक को। तो याद रखिएगा, टैंक के अंदर कितनी एनर्जी है वो बेसिकली ईएमएफ से जाहिर की जाती है। यानी अगर मैं बोलूं कि किसी बैटरी का ईएमएफ, तो इसका मतलब यह है कि उस बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी है। जैसे यहां पर इस टैंक के अंदर जितना पानी है उतनी एनर्जी समझ लो इस टैंक के अंदर हमने स्टोर करके रखी हुई है। यानी कि पानी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा, तो हम बोलेंगे ईएमएफ ज़्यादा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर पानी कम होगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम जिन चीज़ों में कहते हैं कि उनका ईएमएफ ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर हुआ हुआ है ना, वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ईएमएफ को आप रिलेट कर सकते हैं किसी टैंक के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब एक और टर्मिनोलॉजी समझनी है, उसके लिए ऐसा समझो कि जो मैक्सिमम हाइट है टैंक की, जो टोटल एनर्जी अवेलेबल है, उसको हमने नाम दे दिया ईएमएफ का, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ईएमएफ की, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द टैंक होगी, यानी कितनी टोटल एनर्जी अवेलेबल है टू यूज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसी टैंक के साथ हमने एक पाइप इस तरीके से लगा दिया और आगे मैंने जोड़ दिया एक व्हील, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम ऊपर से पानी का जो आउटपुट है वो खोल देते हैं। तो जैसे ही पानी ट्रैवल करेगा तो ये व्हील गोल घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब वही एनर्जी जो बेसिकली यहाँ पर स्टोर थी वो अब कन्वर्ट हो रही है इस पाइप के थ्रू व्हील को घुमाने में, यानी कि वर्क डन के अंदर। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर मैं हाइट को कम कर दूं और फिर मैं यहाँ पे व्हील लगा दूं, तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि व्हील उतना तेज़ तो नहीं घूमेगा। इसका मतलब जब हाइट का डिफरेंस ज़्यादा था, ठीक है, मेरे जुमले पे ध्यान देना, जब हाइट का डिफरेंस ज़्यादा था तो एनर्जी भी ज़्यादा यूज़ हो पा रही थी, अभी एनर्जी कम यूज़ हो पा रही है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है कितनी एनर्जी हमने डिलीवर करी है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे यहाँ पर इस टैंक से जितनी एनर्जी हमने डिलीवर करी है उससे बेसिकली ये व्हील घूमने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ क्या था, कितनी एनर्जी इस टैंक के अंदर मौजूद है, वो ईएमएफ थी। और फिर वो एनर्जी कितनी डिलीवर हो रही है किसी चीज़ को काम करवाने के लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे कि एक बैटरी का ईएमएफ और फिर वो बैटरी कितनी एनर्जी किसी बल्ब को जलने के लिए दे रही है, किसी फैन को चलने के लिए दे रही है, वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये दो बातें समझाई मैंने आपको। अब ऐसा समझो कि वही वाला एक काम था और आप देखें कि व्हील बहुत तेज़ी के साथ घूम रहा है, पानी यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहा था। अब अगर इसी पाइप के अंदर मैं कुछ रुकावटें रख देता हूँ, स्टोन्स रख देता हूँ, तो आप देखेंगे जो व्हील है वो उतना तेज़ तो नहीं घूमेगा, व्हील की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो गई, क्योंकि हमने दरमियान में कुछ रुकावटें लगा दी हैं। तो रुकावटों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी उसमें कमी आ गई। अब ये जो कमी है इसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। ये वो प्रेशर हो गया जो कि एनर्जी लॉस के बाद हम तक पहुंच रहा है, सही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो टोटल था, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ये रुकावटें शामिल नहीं थी, लेकिन अब ये रुकावटें शामिल हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लॉस हो जाएगा, लॉस होने के बाद जो बचेगा जो कि व्हील को घुमाने में इस्तेमाल हो रहा है उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और आखिरी बात, जितनी एनर्जी ज़ाया हो गई है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप।
कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना ड्रॉप आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कितनी एनर्जी लॉस हुई है ड्यू टू फ्रिक्शन या जो एनर्जी वेस्ट हो गई है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर 4 बातें बताई। पहली बात, कितनी एनर्जी स्टोर है उसे ईएमएफ कहते हैं। कितनी एनर्जी यूज हो सकती है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जो डिलीवर की जा रही है, यूजफुल वर्क डन हो रहा है। तीसरी चीज, अगर कोई रुकावट लगा दी तो रुकावट के बाद कितनी एनर्जी अवेलेबल है उसको बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और आखिर में जो एनर्जी ज़ाया हो जाती है उसको पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं, या इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप आता है, तो बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैंने आपको ये एनालॉजी के ज़रिए समझाया है। अब हम एक्चुअल बात पर आते हैं कि बेसिकली ये सारी चीज़ों का क्या मकसद है। देखो, एक हमने सेल कंसिडर कर लिया जिसके में जो भी एनर्जी स्टोर है उसको हमने ईएमएफ से जाहिर कर दिया, यानी कि ई से ईएमएफ हो गया ये, ठीक है। और फिर इसी को मैंने एक सर्किट के साथ जोड़ा और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी, जो लोड डाल दिया मैंने। अब इससे मैं कुछ भी चला सकता हूँ, कोई टॉय चला सकता हूँ, कोई बल्ब जला सकता हूँ, कोई पंखा चला सकता हूँ। तो जो भी चीज़ है उसको लोड को हमने आर से जाहिर किया, ठीक है। अब अगर बैटरी के अंदर देखा जाए तो बैटरी के अंदर एक तो ईएमएफ की सोर्स होती है और दूसरी, याद रखिएगा, एक छोटी सी रेजिस्टेंस पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो स्मॉल आर है बेसिकली ये जाहिर करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है, जो कि बैटरी के अंदर एक रुकावट पाई जा रही है। एक तो हमने बाहर से लोड डाला है और फिर बैटरी के अंदर एक रुकावट होती है। जाहिर सी बात है, बैटरी के अंदर भी तो सब्सटेंसेस हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से गुजरेंगे तो यकीनन कोलिजन्स होंगे। वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़ाया हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाते हैं, वो दरअसल यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को जाहिर करता है, ठीक है। अब अगर बात को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जो मिलता है ये हमारा हो गया, दो किस्म के वोल्टेज मिल रहे हैं। एक एक्सटर्नल पर, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और एक हो गया वी आर जो कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो आप नोटिस कीजिएगा कि जो मैंने आपको बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रुकावट के बाद, ठीक है, रुकावट के बाद उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो वी आर है बच्चों, ये बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप कहलाएगा ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इसको नाम देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप का। ये पूरा जो आपने सर्किट है ना, इसको याद रखना है। दोबारा मैं बता दूं, सेल होगा, सेल के अंदर ये तो चलो ईएमएफ की सोर्स है, फिर जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं किसी सेल के अंदर, जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लगा होगा, तो अगर वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो मॉलिक्यूल से टकराता है, तो वहाँ जो पाई जाने वाली रुकावट है ना, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो बाहर हम लगाते हैं लोड, उसको कैपिटल आर से जाहिर करते हैं। तो बेसिकली जो सेल वीक होते हैं, वक्त के साथ साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। जो हम कहते हैं ना कि सेल वीक हो रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आउटपुट कम होता रहता है, ठीक है। इसके बारे में और बात करते हैं वीडियो में आगे चल के, ठीक है। अब जरा एक रिलेशन पहले मुझे समझाना है, उसको मैं समझा दूं कि ईएमएफ और ये वीटी वीआर के साथ क्या रिलेशन बन सकता है। अब नोटिस करने वाली बात ये है, मैथमेटिकली समझते हैं इस बात को। देखो, यहां पर जो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, वो किसके जरिए मिल रही है, वो इस बैटरी के जरिए मिल रही है जिसका ईएमएफ ई के बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, जिसको हम ईएमएफ से जाहिर करते हैं, ये आगे एनर्जी प्रोवाइड करी। अब ज़रा नोटिस करो एनर्जी इस्तेमाल हो कितनी जगह पे रही है, और याद रखिएगा एनर्जी इस्तेमाल करती है रेजिस्टेंस। तो यहाँ से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इंटरनल रेजिस्टेंस यूज़ करेगी और कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ करेगी। ये वी आर आ गया, वी टी आ गया। तो ईएमएफ दो जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, एक तो वी टी की फॉर्म में और दूसरा वी आर की फॉर्म में। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ज़रा इस वी आर की वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं बल्कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के तहत अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है जो कि आर के अक्रॉस है, तो ओम्स लॉ कहता है वो बराबर होता है V इज इक्वल टू आई आर। सही है, वी टी बराबर आ गया आई आर के। और अगर आपने पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है वी आर की, तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आ जाएगा आई स्मॉल आर, क्योंकि जहां हम ये वोल्टेज नाप रहे हैं वो बेसिकली स्मॉल आर की वजह से, तो मैंने वी आर इज इक्वल टू आई आर लिख दिया। अब इक्वेशन 1 क्या बन सकती है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, पहले सिर्फ वी आर की वैल्यू पुट करके दिखाता हूं ताकि एक रिलेशन बन सके। ईएमएफ बराबर है वी टी
VT की जगह पे फिलहाल मैं VT ही लिख रहा हूँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसकी जगह पे लिख देता हूँ IR। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, इस इक्वेशन को देख के आपको समझ में आनी चाहिए कि EMF इज ग्रेटर देन VT। EMF बैटरी का हमेशा ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, क्योंकि देख लो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड होके EMF आएगा, तो इसका मतलब VT छोटी वैल्यू होती है, EMF बड़ी वैल्यू होती है। और अगर इसी को रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करके आपको ये चीज़ मिल सकती है। इसी को अगर मैं रीअरेंज करके समझाऊं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो वो EMF माइनस IR से भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो एक फार्मूला, दो फार्मूले हो गए, कि ये वाला हो गया, कि ये वाला हो गया। और अगर आप चाहें तो इक्वेशन 1 में आप VT और VR दोनों की वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। सो इक्वेशन 1 का ऑल्टरनेट एक फार्मूला बन सकता है, EMF ही रहा, VT की जगह पे IR आ गया, और VR की जगह पे I r आ गया। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल EMF है वो बराबर होता है कितना करंट पास हो रहा है, कितना लोड हमने डाला एक्सटर्नल R, और कितनी है इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे हम r से शो करते हैं। तो देखो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में मुख्तलिफ फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे EMF को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में तब्दील करती हैं। अच्छा जी, अब इसी बात को अगर मैं डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, समझा मैंने दिया, पर नोट्स में क्या लिखना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्टेज है जो कि मेजर किया जाता है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के पैरेलल या उसके अक्रॉस मेजर करते हैं, लेकिन कब, जब हम वोल्टेज सोर्स को किसी लोड से जोड़ देते हैं। ये रहा लोड, जो R है बेसिकली यही क्या चीज़ है, इसी को लोड कहते हैं। ठीक है, जो बिना लोड के नापो वो EMF है। ठीक है, और जो लोड के साथ नाप लिया उसको हमने क्या बोल देंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल सर्किट फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। कितना वोल्टेज अवेलेबल है एक्सटर्नल सर्किट के लिए काम करने के लिए। ठीक है, कि एक्सटर्नल सर्किट काम कर ले तो जितना वोल्टेज अवेलेबल है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जाहिर करते हैं उसको VT से। और ऑब्वियस सी बात है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की मौजूदगी में ही होगा। जैसे कि मैंने आपको वो फर्स्ट टैंक वाली एनालॉजी में समझाया था, तो जब हम पत्थर डाले थे उसके बाद ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बना था। ठीक है ना, और वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ, जैसे जैसे करंट पास होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो वोल्टेज डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है, यहाँ से करंट पास होगा तो इसमें वोल्टेज में कमी आएगी, रेजिस्टेंस कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, तो वो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको VT भी समझा दिया और मैंने आपको VR भी समझा दिया कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, और बेसिकली वो बता भी दिया बराबर किसके होता है, VR बराबर होता है I इंटू r के। और अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखना था तो VT बराबर होता है I कैपिटल R के, क्योंकि उसको कैपिटल R के अक्रॉस मेजर किया जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये मैंने आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और वो भी बता दिया, वोल्टेज ड्रॉप। अब ज़रा दो चीज़ों के दरमियान में फ़र्क भी समझोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, याद करो, बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया था टोटल कितनी एनर्जी बैटरी के अंदर है, टैंक के अंदर है, वो EMF है, और कितनी उसमें से किसी को मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ज़रा प्रॉपर डिफरेंसेस समझते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या बनेगा, ये है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है हर कूलम ऑफ चार्ज को। ठीक है, बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है हर कूलम ऑफ चार्ज को, उसे हम कहते हैं EMF। ठीक है, इसी के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उस एनर्जी को एक कूलम चार्ज कितना इस्तेमाल कर रहा है। सही है, बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है वो EMF है, और कितनी उसमें से इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है, चार्ज इस्तेमाल कर रहा है, वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में ये डिफरेंस है भाई। सही, अवेलेबल एनर्जी और यूजफुल एनर्जी जितनी यूज हो रही है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखें दोनों के अंदर तो हमें मिलेगा कि जो EMF है वो बेसिकली ट्रांसफर करता है एनर्जी इंटायर सर्किट को। बैटरी जो इंटायर सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो EMF है, और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान का होता है। अब मेरी बात को सुनना, एक बैटरी के साथ 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है तो EMF तो सबके लिए जा रहा है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होगा। समझ गए ना बात, तो EMF तो पूरा पूरा प्रोवाइड हो जाता है,
लेकिन वही फिर डिवाइड हो जाता है हर एक रेजिस्टेंस के अंदर। मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है, उसमें हमने 3 चीज़ें लगा दी, तो 12 वोल्ट में से कुछ वोल्ट जो है वो कोई एक इस्तेमाल करेगा, बाकी वोल्ट कुछ और इस्तेमाल करेंगे, ऐसे होता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस अगर देखें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही जनरेट होता है। जैसे रेजिस्टेंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटर के जरिए बन सकती है, सोलर पैनल के जरिए बन सकती है, उसमें बहुत सारे चांसेस हैं। और अब जो आखिरी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया कि जो ईएमएफ है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि मिलती है ईएमएफ के ज़रिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईएमएफ के ज़रिए सर्किट में मिलती है। मतलब अगर कोई सर्किट काम कर रहा है तो यकीनन कोई ईएमएफ की सोर्स लगी हुई है उसमें। एक सर्किट काम करेगा तो बैटरी होनी चाहिए, सेल होना चाहिए, सोलर पैनल होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ईएमएफ की सोर्स हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ाने का काम, देने का काम करती है ईएमएफ। जबकि जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो जाती है। समझे बात? अब आपने एक बैटरी के साथ एक बल्ब लगाया तो कम एनर्जी लॉस हुई, 2 लगाए ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई, 3 लगाए ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक एनर्जी लॉस से है और ईएमएफ का ताल्लुक एनर्जी गेन से होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आप इस सर्किट के अंदर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ईएमएफ कहाँ है पता है? ये रहा ईएमएफ जो कि ड्राई सेल में है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि इस बैटरी के अक्रॉस एक ही चीज़ लगी है जो बिजली को इस्तेमाल करती है, तो बल्ब के अक्रॉस जो होता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, जो बराबर भी हो सकते हैं और दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है। ईएमएफ ज़्यादा हो और पोटेंशियल डिफरेंस कम भी हो सकता है। ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन सकता है कि कितनी एनर्जी या वर्क हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, पर यूनिट चार्ज। ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से जाहिर करते हैं और वर्क को समझ लो W या E से जाहिर कर सकते हैं। या तो आप W से शो कर दो या E से शो कर दो, और अमाउंट ऑफ चार्ज को हम जाहिर कर देते हैं Q से। ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं? इसका जो यूनिट होता है वो याद रखिए, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट्स में। जबकि अगर मैं आपको ईएमएफ बताऊं कि ईएमएफ किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, ईएमएफ बेसिकली बराबर होता है कितना वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट चार्ज, वो भी पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है। और अगर इसी से इसका यूनिट बनाने चाहें तो ये जूल पर कूलम होगा, यानी इसका भी जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट ही होता है। तो समझने वाली बात यह है कि दोनों के फॉर्मूले बहुत सेम है, मतलब सेम ही है, और देखा जाए तो यूनिट भी सेम है, बट कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। याद रखिए, ईएमएफ को हम कहते हैं ये कॉज है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो उसका इफेक्ट है। कॉज होता है तो इफेक्ट होता है। इस बल्ब के अक्रॉस यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापे तो वो आएगा ही तब जब हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है। लेकिन अगर 2 बल्ब जोड़ दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस अलग होगा, बट ईएमएफ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। ईएमएफ वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सेल के अंदर होती है, बट वक्त के साथ साथ जाहिर सी बातें इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है तो सेल की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। अच्छा, अब इन सब को कंपेयर कर लो एक बार ताकि इस लेक्चर के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे। ईएमएफ जो है उसका सिंबल ई होता है। क्या ये करंट पर डिपेंड करता है? जी नहीं, ये करंट पर डिपेंड नहीं करता। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस पर जो हमारे पास मेन चीज़ है ना, बैटरी है, सेल है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V से जाहिर करते हैं। क्या ये करंट पर डिपेंड करता है? तो जी हाँ, ये करंट पर डिपेंड करता है। और अगर 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे हैं, तो हर एक के अक्रॉस ये वेरी कर सकता है। किसी के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसी के अक्रॉस वोल्टेज कम हो सकता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से जाहिर करते हैं या हम VT से जाहिर करते हैं। क्या ये करंट पर डिपेंड करता है? जी हाँ, ये करंट पर डिपेंड करता है। ये रहा इसका फॉर्मूला। करंट जितना ज़्यादा होगा उतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ईएमएफ में से करंट और रेजिस्टेंस माइनस होते रहते हैं। और आखिर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वो भी करंट पर डिपेंड करता है। IR के बराबर होता है। V ड्रॉप से भी शो कर सकते हैं या VR से भी जाहिर कर सकते हैं, और वो बराबर होता है IR के। ठीक है ना। अब भाई कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब आखिरी बात जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है,
ये हमारे पास सेल आ गया जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, क्यों इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है किसी सेल की, बैटरी की, सोलर पैनल की। जैसे जैसे बैटरी इस्तेमाल होती रहेगी, बैटरी में डिप्लीशन होता रहेगा, वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी, जाहिर सी बात है सेल वीक हो जाता है आम लफ्ज़ों में। अच्छा, रिचार्जिंग साइकिल्स होती हैं। अगर हमारे पास रिचार्जेबल सेल है तो जितनी मरतबा उसको हम रिचार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती चली जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस परफॉर्मेंस में कमी आती रहती है। और बार बार अगर अंदर इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है बैटरी के अंदर जैसे हम लोग पानी वगैरह डालते हैं तो बार बार जब जाहिर सी बात है वो चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, तो जो ऑक्सीडेशन होती है और जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। ठीक है, ये तो हो गए फैक्टर्स जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। और आखिर में करंट की डायरेक्शन का बार बार बदलना, जैसे ऑल्टरनेट करंट होता है, और फिर टेम्परेचर से भी इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है उस सोर्स का। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब अगर वाकई इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं तो हमारा यही सेल क्या कॉन्सिक्वेंस दिखाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से। तो याद रखिए बच्चों, सबसे पहले एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। भाई सेल हमने ख़रीदा तो 1.5 वोल्ट का ही था, लेकिन इसके अक्रॉस जो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल आएगा वो कम होता रहेगा। 1.4 होगा, 1.2 होगा, 1.1 होगा, फिर हम बोलेंगे भाई सेल तो वीक हो गया, घड़ी चल नहीं रही है, रिमोट चल नहीं रहा है। तो वह एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और दूसरा काम ये होता है कि ओवर हीटिंग होती है, सेल अच्छा खासा गर्म होता रहेगा, सोलर पैनल अच्छा खासा गर्म होगा, जनरेटर अच्छा खासा गर्म होगा, और ऐसा तब होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आखिर में क्या इफेक्ट नज़र आएगा हमें, इम्पैक्ट क्या होता है सर्किट पे। तो याद रखिए करंट सप्लाई कम हो जाती है, जाहिर सी बात है वीक हो गया है सेल, करंट को कम सप्लाई करेगा, और पावर आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये है आज की हमारी तमाम बातें अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस और उसके इफेक्ट और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हम लोगों ने पढ़ी। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।